कभी कभी ना इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियां सिर्फ एक इंसान के पक्के इरादे से जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक अपमानित विद्वान की प्रतिज्ञा और एक साधारण से लड़के के हौसले की, जिन्होंने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल यही है कि भाई एक अपमान में भला इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसका जवाब एक गुरु और शिष्य की एक असाधारण कहानी में छुपा हुआ है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि मगध के एक घमंडी राजा के भरे हुए दरबार से होती है। तो उस वक्त के माहौल को जरा समझिए। जगह थी पाटलिपुत्र, मगध की शक्तिशाली राजधानी। यहाँ नंद वंश का राजा धनानंद राज करता था, जो बहुत ही क्रूर और लालची था। और दूसरी तरफ पश्चिम से सिकंदर की यूनानी फौजें भारत की सरहद पर दस्तक दे रही थीं। मतलब देश अंदर से भी कमजोर था और बाहर से भी बहुत बड़े खतरे में था। तो ऐसे हालात में तक्षशिला के महान गुरु आचार्य चाणक्य ने धनानंद को आने वाले खतरे से आगाह करने की कोशिश की। पर सत्ता के नशे में चूर राजा ने उनकी बात तो सुनी नहीं, उल्टा भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर दी। और उसी अपमान की आग से निकली ये भयंकर प्रतिज्ञा, ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये एक क्रांति का ऐलान था। अब प्रतिज्ञा तो ले ली गई थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए एक ऐसे नायक की जरूरत थी जिसमें एक सम्राट बनने की काबिलियत हो। और यहीं से शुरू हुई एक हीरे की खोज। जरा इन दो तस्वीरों का फर्क देखिए। एक तरफ था मगध का राजा धनानंद, अहंकारी, क्रूर, और दूसरी तरफ चाणक्य की नजर पड़ी एक बच्चे पर, चंद्रगुप्त। वो अपने दोस्तों के साथ राजकिलिम नाम का एक खेल खेल रहा था, लेकिन उसमें एक राजा वाले गुण और लीडरशिप की जो काबिलियत थी वो साफ दिख रही थी। चाणक्य ने मिट्टी में छिपे उस हीरे को पहचान लिया था। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र तक्षशिला ले गए। वहां उस लड़के को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट बनने के लिए तराशा गया। शस्त्र और शास्त्र, राजनीति और कूटनीति, युद्ध कला, हर विद्या में उसे माहिर बनाया गया। ये तैयारी थी भविष्य का निर्माता गढ़ने की। तो अब नायक तैयार था, प्लान भी बन चुका था और हौसले भी बुलंद थे। लेकिन देखिए, पहली कोशिश हमेशा कामयाब हो ये जरूरी नहीं, पर हाँ, वो एक बहुत कीमती सबक जरूर सिखा जाती है। तो फिर उनकी पहली बड़ी कोशिश नाकामयाब क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी सेना लेकर सीधे मगध के दिल यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर ही हमला कर दिया। ये हिम्मत वाला कदम तो था, पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। और यहीं पर कहानी में आता है वो मशहूर किस्सा। कहते हैं कि हार के बाद चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने गरम गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया था और अपना हाथ जला लिया था। तब माँ ने उसे समझाया, अरे मूर्ख, खिचड़ी बीच से नहीं किनारों से खाते हैं, क्योंकि किनारे जल्दी ठंडे होते हैं। बस, चाणक्य को अपनी गलती का जवाब मिल चुका था और यहीं से उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो सीधी टक्कर लेने वाली गलती नहीं दोहराने वाले थे। सही रणनीति थी, साम्राज्य को किनारों से जीतना शुरू करो, उसे चारों तरफ से कमजोर करो, और जब केंद्र बिल्कुल अकेला पड़ जाए तब उस पर आखिरी चोट करो। कभी कभी सबसे बड़ी जीत का रास्ता एक छोटी सी हार से ही निकलता है। और इसी नई जबरदस्त रणनीति के साथ शुरू हुआ अखंड भारत के सपने को हकीकत में बदलने का वो लंबा सफर, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। अब उनकी हर चाल सोची समझी थी। सबसे पहले उन्होंने सीमा पर मौजूद राज्यों को जीता। फिर सिकंदर के जो यूनानी सेनापति यहाँ रह गए थे उन्हें हराया, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। धीरे धीरे मगध चारों तरफ से घिर चुका था। और फिर हुआ पाटलिपुत्र पर वो आखिरी हमला। इस बार धनानंद का घमंड और उसकी बड़ी सेना, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। नंद वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और उसकी जगह उदय हुआ भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य बनाने पर ही खत्म नहीं होती। इसका जो अंत है वो हमें सत्ता के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सोचिए, सालों तक इतने बड़े साम्राज्य पर न्याय के साथ राज करने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैन गुरु भद्रबाहु के असर में आकर उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और राजपाट, सत्ता, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो चंद्रगुप्त की विरासत
सिर्फ एक महान विजेता की नहीं है, उन्होंने एक ऐसा राज दिया जिसमें प्रजा खुश और खुशहाल थी। पर शायद उनकी सबसे बड़ी जीत सत्ता के लालच को जीतना थी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो एक जैन साधु बन गए और श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा और एक गुरु का सही मार्गदर्शन मिलकर न सिर्फ एक साम्राज्य बना सकते हैं, बल्कि पूरे इतिहास को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक शिक्षक का अपमान और एक शिष्य का पराक्रम। बस यही है इस महान गाथा का सार।